हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था डीआरडीओ टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास। उसी तरीके से फिर हम लोग आज शानदार मैराथन क्लास लेने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन की। उससे भी पहले हम लोग अपने चैनल पर डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत से टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया 50 ओम प्रतिरोध की सीरीज में 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है तो प्रतिरोध में खपत होने वाली पावर कितनी होगी। देखिए, हम लोग को क्या दिया गया, 50 ओम का प्रतिरोध दिया गया, यानी कि आर बराबर दे दिया है 50 ओम। और हम लोग को क्या दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी दिया है, वी बराबर 20 वोल्ट। पूछा गया पावर की खपत कितनी होगी, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आइए इसको हल करते हैं। पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, ये फार्मूला होता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे मान को रख दीजिए, वी क्या दिया हुआ है 20, तो 20 गुणते 20 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आर का मान दिया हुआ है 50, यहाँ पे रख दीजिए 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक को 20, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग को कितना पावर खपत होगा, 8 वाट का पावर की खपत होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, एरिया पर एवं भी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा ए। अभी आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर बराबर होता है रो एल बटा ए, तो लंबाई हमारा होता है एल, ए होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ये जो रो है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, एरिया पर भी, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी वोल्टेज सोर्स से कई लैंप समांतर में लगे हुए हैं, अगर एक लैंप जल जाए तो अन्य सभी लैंप का क्या होगा। देखिए, इस तरीके से हमारे लैंप है जो कि समांतर में कनेक्ट हैं। कई लैंप हैं, मान लेते हैं कि 3-4 लैंप हम लोग बना लेते हैं, ये लैंप है, इस तरीके से समांतर में किसी सप्लाई से यहाँ पर कनेक्ट हैं। अब कहा गया है कि अगर मान लीजिए एक लैंप जल जाता है, ये वाला लैंप मान लीजिए जल गया, तो और जो बचे लैंप हैं उसका क्या होगा। धीमी रोशनी देंगे, बुझ जाएंगे, या अधिक रोशनी देंगे, अन्य लैंप प्रभावित नहीं होंगे। तो देखिए, समांतर में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही थी तो सभी में करंट डिवाइड हो जाएगी यहाँ से। तो अगर इसको ओपन कर दिया, यानी कि जल जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगी। मान लीजिए ये लैंप L1 था, ये ओपन हो गया, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, बाकी में करंट जाएगी समांतर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लैंप जल भी जा रहा है तो अन्य लैंप जो दिए गए हैं, ये तीनों लैंप, उसमें कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, तो अन्य लैंप क्या हो जाएंगे, प्रभावित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एक साइन वेव का धनात्मक मान अधिकतम कब प्राप्त होता है। देखिए, आप लोग साइन वेव देखे होंगे, इस तरीके से बनती है, ये होता है साइन वेव, जिसको बोलते हैं साइनोसाइडल करंट। इसमें जो अधिकतम मान होता है आप लोग को कहाँ दिख रहा होगा, यहीं पर दिख रहा होगा, ये अधिकतम मान होता है। अब देखिए, यहाँ पे होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। पाई का मतलब 180, और ये जो मिलता है 0 और पाई के बीच में, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो आप लोग देख रहे होंगे जो मैक्सिमम मान मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, 90 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक साइन वेव का आरएमएस मान 100 एम्पियर हो तो मैक्सिमम मान कितना होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है आरएमएस मान बराबर होता है, आरएमएस मान बराबर होता है मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू जो दिया होता है उसमें √2 से भाग दे देते हैं, किसके लिए, साइन वेव जब होता है तब। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आरएमएस मान दिया हुआ 100, यहाँ पे 100 रख दीजिए, इंटू √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा मैक्सिमम मान। यही हम लोग को पूछा है कि मैक्सिमम मान कितना होगा। 100 का √2 में मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 100 √2 का मान होता है 1.41414। यहाँ पे जब हल करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 141 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ चुंबकीय सर्किट में किसके जैसा होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोग देखे होंगे ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि करंट को प्रवाह कराता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, जिससे करंट का प्रवाह होता है। वैसे ही हमारा होता है मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ,
MMF। ये क्या करता है? MMF का कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाह कराना। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, करंट को प्रवाह कराता है, वैसे ही हमारा चुंबकीय सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये फ्लक्स को प्रवाह कराता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो EMF होता है, पूछा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF चुंबकीय सर्किट में किसके जैसा होता है? तो EMF जो होता है MMF के जैसा होता है। यहाँ पे MMF कर दीजिए, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MMF। लिखने में गलती हो गई है, MMF की जगह हम EMF लिख दिए। तो यहाँ पे EMF जो होगा MMF के जैसा होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के जैसा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सेल की वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सेल को किस क्रम में लगाते हैं? देखिए, दो तरीके से हम लोग सेल का कनेक्शन करते हैं। जैसे हमारा सेल है, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। या तो इसी सेल को हम लोग ले जाकर समांतर में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, इसको बोलते हैं समांतर यानी पैरेलल कनेक्शन। ये दो कनेक्शन होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस तरीके से अगर सेल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज की रेटिंग बढ़ेगी, और समांतर में अगर कनेक्ट करेंगे तो धारा की रेटिंग बढ़ जाती है। अब बोला है कि सेल की वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? तो वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सेल की धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए सेल को जोड़ा जाता है। अभी हमने क्या बताया, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे इस तरीके से सेल को तो वोल्टेज की रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि धारा की रेटिंग बढ़ाना है, तो धारा की रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरीके से समांतर में सेल को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, सीरीज में 2 वोल्ट के 10 सेल कनेक्ट किए गए थे, फिर एक सेल की पोलैरिटी उल्टा कर दिया जाता है, तो कुल वोल्टेज की रेटिंग कितनी होगी? देखिए, इस तरीके से सीरीज में प्लस माइनस यानी कि ये सेल का कनेक्शन है। इस तरीके से 10 सेल को कनेक्ट किया गया था। आइए हम लोग भी कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से 10 सेल कनेक्ट थे, कहाँ तक? 10 सेल तक। तो देखिए, सीरीज में वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती है, यानी कि पूरा वोल्टेज जो हो जाएगा, 2 वोल्ट का था, 10 सेल थे, टोटल तो ऐसे देखें तो 20 वोल्ट का हो जाता। अगर टोटल पूछा जाता है कि 10 सेल कनेक्ट है सीरीज में 2 वोल्ट के, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? तो 10 गुना 20 वोल्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेल की पोलैरिटी उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि जो 9 सेल बचे हैं उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर 9 दूना 18 वोल्ट। ये जो 18 वोल्ट होगा 9 वोल्ट का मिला। अब एक की जो उल्टी पोलैरिटी की है वो इसमें से माइनस भी होगा, 2 वोल्ट का इसमें से माइनस भी हो जाएगा, जिसकी पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स किए हैं, क्योंकि वो अपना वोल्टेज माइनस कर देगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है। तो 18 माइनस 2 यहाँ पे 16 वोल्ट का टोटल वोल्टेज मिलेगा। 16 वोल्ट क्या मिल जाएगा? 16 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, पीक फैक्टर का अनुपात होता है। देखिए, 2 फैक्टर हमारे मिलते हैं एसी सर्किट में, एक होता है पीक फैक्टर, एक होता है फॉर्म फैक्टर। तो पीक फैक्टर जो होता है, पीक फैक्टर देखिए, पहले पीक मान आया, पीक बोल रहा है तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा मैक्सिमम मान। मैक्सिमम का मतलब होता है पीक, मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान। मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान को बोलते हैं पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर का अनुपात क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? देखिए, एक चक्र में मतलब कि एक चक्र पूरा करता है, ये होता है एक चक्र, 0 पाई 2 पाई, ये होता है साइनोसाइडल का एक चक्र। एसी करंट का एक चक्र, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं जावकरी करंट। अब आइए क्वेश्चन पर कि एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहते हैं? सबसे उच्च मान जो 90 डिग्री पे हम लोग को मिल रहा था, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा का रूप गुणांक क्या होता है? रूप गुणांक को हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। अभी हमने बताया, एक होता है पीक फैक्टर, एक होता है फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू बटे में आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस वैल्यू
बट्टे में एवरेज वैल्यू होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत, तो RMS बट्टे में एवरेज को बोलते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, RMS मान बट्टे में औसत मान। ये सब पावर सिस्टम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अर्ध तरंग दृष्टिकारी साइन वेव का पीक फैक्टर कितना होता है? अर्ध तरंग का पीक फैक्टर पूछ रहा है। पीक फैक्टर का फार्मूला हमने क्या बताया? पीक फैक्टर बराबर होता है, पीक फैक्टर को याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं शिखर गुणांक। पीक फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे करंट की हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी IM बटे में RMS वैल्यू। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का जो RMS वैल्यू होता है वो होता है IM/2, और फुल वेव रेक्टिफायर अगर होता है तो यहाँ पे IM/√2 होता है RMS वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीक फैक्टर का फार्मूला? ये RMS वैल्यू नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा RMS वैल्यू हाफ वेव के लिए। तो यहाँ पे आप लोग हल करेंगे तो IM कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो पीक फैक्टर हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए पीक फैक्टर का मान कितना होता है? अब आइए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर, अभी हमने क्या बताया पीक फैक्टर का फार्मूला? पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे करंट का मैक्सिमम ले लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू बटे में RMS वैल्यू। RMS वैल्यू पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू बटे में √2। यहाँ से I मैक्सिमम कैंसिल होगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के मिलेगा √2 का वैल्यू होता है 1.414। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? एनोड, कैथोड, ट्रायोड, डायोड। देखिए 2 एनोड होता है, मान लीजिए हमारा पी जंक्शन डायोड है, तो यहाँ पे होता है एनोड, यहाँ पे होता है कैथोड। तो धनात्मक वाला जो होता है उसको एनोड बोलते हैं, और ऋणात्मक जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ बोला धनात्मक इलेक्ट्रोड को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनोड। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 2 वाट मीटर मेथड के अनुसार कुल शक्ति कितनी होती है? देखिए 2 वाट मीटर मेथड होता है हमारा, 1 वाट मीटर मेथड होता है, 3 वाट मीटर मेथड होता है पावर को मेज़र करने के लिए। यहाँ पे बात क्या है 2 वाट मीटर मेथड। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2 वाट मीटर मेथड जो होता है उससे हम लोग बैलेंस कंडीशन में और अनबैलेंस कंडीशन में दोनों में पावर को मेज़र कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। 2 वाट मीटर मेथड के अनुसार कुल शक्ति कितनी होती है? यहाँ पे कुल शक्ति होती है W बराबर टोटल पावर जो हो जाएगा W1 + W2। W हमारा क्या है? पावर है, तो W1 + W2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक मशीन में आर्मेचर के 32 स्लॉट हैं। स्लॉट्स की संख्या क्या दिया हुआ है? 32। S बराबर 32। स्लॉट्स को S से लिखते हैं। स्लॉट्स क्या होता है? जैसे हमारा आर्मेचर होता है उसमें स्लॉट्स कटा होता है, उसी स्लॉट्स में वाइंडिंग को करते हैं। तो यहाँ पे आर्मेचर के जो 32 स्लॉट्स हैं उसमें 4 पोल हैं। 4 पोल की मशीन है, 32 स्लॉट है। P बराबर दिया हुआ 4 पोल। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? पोल पिच का मान निकालना है। देखिए पोल पिच का फार्मूला होता है, पोल पिच बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल को। क्या बोलते हैं? स्लॉट्स पर पोल को पोल पिच कहा जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन पर, स्लॉट्स कितने हैं? 32, पोल कितना है? 4, तो 4/32, पोल पिच का मान मिल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में डीसी मशीन है, एक लैप वाइंड की डीसी वाइंडिंग में चालक की कुल संख्या 1000 है और समांतर पथों की संख्या 10 है, तो औसत पिच का मान क्या होगा? देखिए औसत पिच का फार्मूला क्या होता है? औसत पिच बराबर होता है, औसत पिच निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुल कंडक्टर जो दिए हुए हैं, कुल चालक, इसमें हम लोग भाग दे देंगे समांतर पथ की संख्या से, समांतर पथ की संख्या से, तो हम लोग को मिल जाएगा औसत पिच। अब आइए क्वेश्चन पर, कुल चालक कितने हैं? सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि आप लोग को समांतर पथ नहीं मालूम है, तो जब समांतर पथ नहीं मालूम है, वाइंडिंग पर गौर करिए, ये है लैप वाइंडिंग। सभी मशीन में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब भाई लैप वाइंडिंग में क्या होता है? समांतर पथ की संख्या होती है पोल की संख्या के बराबर। तो कितना पोल है? 10 पोल है, तो समांतर पथ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
अब टोटल कंडक्टर क्या है 1000, और समांतर पथ का मतलब पोल की संख्या, यहाँ पे पोल की संख्या और समांतर पथ बराबर है क्योंकि लैप वाइंडिंग है, यहाँ पे रख दीजिए 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। औसत पिच का मान मिल गया 100। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से क्या किसी केबल को यांत्रिक हानि से बचाता है। देखिए यांत्रिक हानि से क्या बचाता है केबल को, हम लोग को बताना है। देखिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं सिम्बास, जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिम्बास। ये क्रम में होता है केबल में, अंडरग्राउंड केबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें होता है सिम्बास। अब सिम्बास का मतलब क्या था, सी का मतलब कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्वरिंग, ये सीरियल नंबर से होता है। अब यहाँ पूछा किसी केबल को यांत्रिक क्षति से किससे कौन बचाता है। यांत्रिक क्षति से जो बचाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं, आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक केबल में जो एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करती है, यानी कि जो कवच की रक्षा करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। देखिए सिम्बास में आर्मरिंग के बाद यही कवच होता है, आर्मरिंग के बाद जो ऊपर इसके परत होगी वो होती है सर्वेइंग की, यही जो होती है रक्षा करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वेइंग। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी अनुनाद परिपथ में प्रतिबाधा का मान कितना होता है। देखिए दो तरीके का रेजोनेंस हमारा होता है, या तो श्रेणी अनुनाद होगा या तो पैरेलल रेजोनेंस होता है, इसको बोलते हैं समांतर अनुनाद। देखिए अब बात करते हैं अनुनाद की कंडीशन में प्रतिबाधा का मान क्या होता है श्रेणी में। देखिए श्रेणी में होता है Z बराबर आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस, तो XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को Z बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे XL XC जब बराबर हो जाएगा, मान लीजिए एक ये भी तो 1 माइनस 1 0, तो ये कैंसिल, तो Z बराबर आर स्क्वायर, यानी कि Z बराबर क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। इसका मतलब कि Z हम लोग को मिनिमम मिल रहा है। जब Z मिनिमम मिल रहा है तो यहाँ पर प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि एक श्रेणी अनुनाद परिपथ में धारा का मान क्या होगा। अभी हमने क्या देखा, देखिए I बराबर होता है V/Z, Z जो हमारा होता है, जैसे हमारा एक फार्मूला होता है I बराबर V/R, ओम के नियम के अनुसार आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे ही हमारा AC सर्किट में जो R होता है वो Z कहलाता है, क्योंकि Z हमारा AC सर्किट में 3 तरीके का रेजिस्टेंस काम करता है। एक तो हमारा R हो गया, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कुल मिला करके हम लोग उसको प्रतिबाधा यानी Z बोलते हैं, इसलिए हम लोग लिखें यहाँ पे I बराबर V/Z। तो अभी हमने क्या देखा, श्रेणी अनुनाद परिपथ में Z बराबर R मिला था अनुनाद की कंडीशन में, यानी मिनिमम था। जब ये मिनिमम हो गया Z तो I हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस मान में धारा का मान 100 एम्पियर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस मान में धारा का मान कितना होगा। देखिए आरएमएस मान जो होता है हाफ वेव के लिए, अभी हमने देखा था क्या होता है, Im/2, Im/2। तो यहाँ से आप लोग हल करिएगा, आरएमएस दिया हुआ है कितना 100, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैक्सिमम मान क्या मिल गया हम लोग को, 200। मैक्सिमम मान 200 मिल गया। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस मान क्या होगा, Im/√2 होगा, Im/√2। यहाँ पे आप लोग हल करेंगे तो Im का मान दिया हुआ है 200 बट्टे में √2 का मान होता है 1.414। अब इसको जब आप लोग हल करेंगे आप लोग को मिलेगा 141.4 एम्पियर। आप लोग हल कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा आंसर 141.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। देखिए प्रेरकत्व की इकाई क्या बताना है। ओम जो होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक है, मोह किसका मात्रक होता है, चालकता का, एम्पियर मात्रक होता है धारा का, हेनरी जो होता है यही प्रेरकत्व की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है। देखिए 2 डिवाइस होता है, एक होता है एल, एक होता है सी। एल और सी यही हमारे डिवाइस होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। एल जो होता है इसको बोलते हैं प्रेरकत्व, सी को बोलते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर। प्रेरकत्व जो होता है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को स्टोर करता है। सी यानी कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या कह सकते हैं हम लोग कि ऊर्जा को स्टोर करता है। तो एल की बात क्या है यहाँ पर कि कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड में ऊर्जा स्टोर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेरकत्व या इंडक्टेंस, जो कि एल से दर्शाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में 10 मिली हेनरी के 4 प्रेरकत्व को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, फिर इस पूरे संयोजन को 2.5 ओम के प्रेरकत्व के साथ, यहाँ पे ओम नहीं हेनरी रहेगा क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, 2.5 हेनरी के प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कुल प्रेरकत्व का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रेरकत्व यानी कि मान लीजिए हमारा इंडक्टेंस ये है, तो इस तरीके से 4 इंडक्टेंस है जो कि समांतर क्रम में संयोजित हैं। उसके बाद इस पूरे कनेक्शन को ले जाकर एक हमारा 2.5 ओम का 2.5 हेनरी का प्रेरकत्व है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बताना कि टोटल प्रेरकत्व का मान क्या होगा। देखिए प्रेरकत्व और हमारा होता है प्रतिरोध, दोनों का कनेक्शन एक तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग समान मान का प्रतिरोध होता था तो हम लोग फार्मूला लगा लेते थे R/N, वैसे ही हम लोग प्रेरकत्व के लिए लगाएंगे L/N। L बराबर क्या दिया हुआ है 10 मिली हेनरी का है तो 10 रख देंगे, N बराबर दिया हुआ है 4, तो 10/4 को आप लोग हल करेंगे तो मिलेगा 2.5। अब ये पूरा मिल गया हम लोग को 2.5, तो अब ये क्या हो जाएगा इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा 2.5 और ये 2.5, कुल मिला के हो जाएगा 5 हेनरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस Z बराबर 6 + j 8 ओम में कौन क्या है बताना है। देखिए एक हम लोग का फार्मूला होता है Z बराबर R ± j XL, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे Z बराबर क्या दिया हुआ है 6 + j 8, कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए 6 क्या है प्रतिरोध, XL की जगह क्या है 8, कहने का मतलब है कि प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ है 6 ओम का और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है XL, इसको मानेंगे हम लोग कितना 8 ओम। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है 6 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 8 ओम। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ 6 ओम का प्रतिरोध है और 8 ओम प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक 4 पोल 1800 आरपीएम की आवृत्ति कितनी होगी। देखिए एक मोटर है उसका पोल दिया हुआ है P बराबर 4 और हम लोग को दिया हुआ है आरपीएम स्पीड दिया हुआ है, NS का मान दिया हुआ है 1800। क्वेश्चन में पूछा गया आवृत्ति का फार्मूला, आवृत्ति क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P, यहाँ से आप लोग F को निकालिएगा तो F बराबर हो जाएगा NP/120। इसी फार्मूले पर रख लीजिए, N बराबर दिया हुआ 1800, P बराबर दिया हुआ 4, यहाँ पे हो जाएगा 120। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 12, 3 × 6 = 18, यहाँ पे मिल गया 60, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 60 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन एनर्जी मीटर में जो डीसी सर्किट में ऊर्जा को मापता है वह किस प्रकार का होता है। डायनामोमीटर टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इंडक्शन टाइप, एम्पियर आवर टाइप। देखिए एनर्जी मीटर जो डीसी सर्किट में ऊर्जा को मापता है वो होता है एम्पियर आवर टाइप यानी कि एम्पियर घंटा टाइप का, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है। देखिए एनर्जी मीटर का हो गया जैसे हम लोग का जो मीटर लगा होता है बिजली का बिल मापता है वो हमारा एनर्जी मीटर में ही आता है। तो क्या होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। डिफ्रेंशिएटर का मतलब होता है घटाना, इंटीग्रेटिंग जो होता है उसका मतलब होता है जोड़ना। तो क्या होता है कि ये बिजली का बिल जोड़ता रहता है। तो ये जो टाइप होता है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम में इनमें से क्या होना ज़रूरी है। देखिए हमारा एक उपकरण जो होता है उसमें 3 तरीके के टार्क लगते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क जो कि पॉइंटर को मूव कराता है, एक होता है कंट्रोलिंग टार्क जो कि पॉइंटर को कंट्रोल करता है स्प्रिंग के द्वारा, एक होता है डैम्पिंग टार्क जो कि स्टेबिलिटी की कंडीशन में पॉइंटर को ले आता है। तो ये तीनों तरीके के जो टार्क दिए हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क, तीनों हमारे ज़रूरी होते हैं उपकरण में मूविंग सिस्टम में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कैसे बदला जाता है। देखिए 2 तरीके का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, एक होता है कि अमीटर में कैसे बदलेंगे, एक होता है वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे।
देखिए गैल्वेनोमीटर हो उसको हम लोग आमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लो मान का प्रतिरोध लो वैल्यू का समांतर क्रम में कनेक्ट कर दीजिए, अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लेंगे और उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में बदलना है तो लो मान का प्रतिरोध कहाँ कनेक्ट करेंगे, समांतर में। तो इसके समांतर में क्या करेंगे, एक प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी। इसके समांतर में क्या करेंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। अगर मान दे दे आप लोग को ऑप्शन में कि उच्च मान का जोड़ेंगे कि लो मान का, तो याद रखिएगा समांतर में लो वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज इनमें से किसका मापन करता है, धारा का, पावर का, ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ब्रिज होता है मेजरिंग स्टोन इंस्ट्रूमेंट में, व्हीट स्टोन ब्रिज इनमें से किसका मापन करता है, वो मापन करता है प्रतिरोध का। वो भी कौन सा प्रतिरोध, मीडियम प्रतिरोध। मीडियम प्रतिरोध का मापन करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। हाई रेजिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, मेगर का। लो रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो केल्विन डबल ब्रिज यूज़ कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न मान का प्रतिरोध का मापन करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, निम्न मान का। देखिए मेगर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि अभी हम लोगों ने देखा प्रतिरोध का मापन करता है किस मान का, मध्यम यानी कि मीडियम। ये जो केल्विन ब्रिज दिया हुआ है ना, ये केल्विन ब्रिज लो मान का रेजिस्टेंस मेजर करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, थर्मोकपल का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं। देखिए थर्मोकपल का उपयोग क्यों करते हैं, वो होता है तापमान मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया, इनमें से किसका उपयोग मानक प्रतिरोध को बनाने में किया जाता है, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉपर, फास्फोर, ब्रांज। देखिए एक हमारा मटेरियल होता है मैग्नीन, क्या होता है, मैग्नीन। मैग्नीन जो होता है ना, वो हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो 0 लगभग होता है। 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में मैग्नीन को यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि मशीन में स्लिप रिंग किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए मशीन आप लोग देखें तो एक मशीन होती है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। तो आप लोग देखेंगे उसमें स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, आर्मेचर में एसी मिल गया। अब इसी एसी को ही हम लोग डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं, हम लोग इसको एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जैसा कि हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। तो स्लिप रिंग लगा करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उस एसी को ले लेते हैं। वही स्लिप रिंग किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो बनी होती है फास्फोर ब्रांच की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट किसमें होता है। देखिए एनर्जी मीटर का जो मीटर कांस्टेंट होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा, यानी कि चक्रण पर किलोवाट घंटा, कितना चक्कर घूम रहा है एक किलोवाट घंटा को जनरेट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन प्रति किलोवाट घंटा, यानी कि मीटर कांस्टेंट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सीआरओ में कौन सी फोकसिंग का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग, एवं भी दोनों फोकसिंग, इनमें से कोई फोकसिंग यूज नहीं किया जाता। देखिए सीआरओ जो होता है, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आइए कि इनमें से कौन सी फोकसिंग यूज़ की जाती है, तो वो फोकसिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, साइमन किसका मात्रक होता है। देखिए एक हमारा टर्म होता है चालकता, जिसको जी से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है मो, दूसरा होता है साइमन, साइमेंस। तो ये दोनों मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइमेंस किसका मात्रक हो गया, चालकता यानी कंडक्टेंस का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चालकता। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 41 पर बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी किस क्रम में होती है, किसमें होती है। देखिए वोल्टमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है ये दर्शाता है कि 1 वोल्ट के लिए कितना ओम दे रहा है। इसको बोलते हैं, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी को बोलते हैं ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मेगर किसका कम्बिनेशन होता है। मेगर में मोटर और जनरेटर का कम्बिनेशन है, जनरेटर और वोल्टमीटर, जनरेटर और आमीटर,
जनरेटर और ओम मीटर। याद रखिएगा, मेगर में हमारा एक जनरेटर होता है और एक होता है ओम मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रिकल पावर का मापन करने के लिए किसे उपयोग किया जाता है? कि पावर को मापना है, किलोवाट, घंटा मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। इलेक्ट्रिकल पावर मापना है तो वाट मीटर यूज़ करेंगे। किलोवाट घंटा मीटर जो है ये ऊर्जा को मापता है, आमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। मापना क्या हम लोग को? पावर मापने के लिए वाट मीटर का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस क्रम में होती है? देखिए, जितने भी मशीन होती है, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, अल्टरनेटर इसको बोलते हैं, इंडक्शन मशीन, जो भी मशीन होती है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सब में सबसे ज़्यादा एफिशिएंस जो होता है, एफिशिएंट वाला हमारा मशीन, वो होता है ट्रांसफार्मर, जिसकी दक्षता जो होती है 98% तक होती है। 98% तक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो कि और किसी मशीन की नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ट्रांसफार्मर में उच्च फ्लक्स घनत्व का उपयोग करने से क्या होता है? देखिए, एक हमारा होता है ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है? उच्च फ्लक्स घनत्व। देखिए, बी बराबर होता है 5/A, बी बराबर होता है 5/A। बी होता है फ्लक्स घनत्व, इसी को बोल रहा है कि फ्लक्स घनत्व को उच्चतम कर दिया, यानी कि बी का मान बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का मान कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए का मतलब होता है एरिया। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो क्षेत्रफल ही तो दर्शाता है कि कितना एरिया है, तो जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा इसका मतलब कि उच्च फ्लक्स घनत्व को यूज करने से क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रति केवीए भार कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रति केवीए भार, यानी कि जो रेटिंग होती है केवीए में होती है, कहने का मतलब ये है कि भार उसका कम हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग हाई फ्लक्स डेंसिटी यानी उच्च फ्लक्स घनत्व का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? देखिए, आप लोग ट्रांसफार्मर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, उसमें एक होता है ब्रीदर। क्या होता है कि बाहर से जो नमी जाती है, जैसे बाहर से एयर जो होती है, अगर वो ट्रांसफार्मर में जाएगी तो वो एयर अपने साथ नमी को लेकर जाती है। जब नमी अंदर जाएगी ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर का जो आयल होगा उसमें नमी जाएगी, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी क्षमता होती है वोल्टेज को सहने की, वो कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के नमी क्या करती है? ट्रांसफार्मर को के लिए डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आती है, वो नुकसान पहुंचाती है। तो उसको हम लोग नमी को रोकना होता है। तो नमी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो बाहर से नमी जाती है उसको रोकने के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या यूज़ करते हैं? ब्रीदर। अब ब्रीदर के अंदर एक मटेरियल होता है जो कि होता है सिलिका जेल। यही सिलिका जेल क्या करता है? वो नमी को रोक लेता है, ट्रांसफार्मर में नहीं जाने देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बाहर से आने वाली नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाहर से आने वाली नमी को ट्रांसफार्मर में जाने से रोकने का काम क्या करता है? ब्रीदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए कौन सा पदार्थ भरा होता है? देखिए, नमी को सोखना है, अभी हमने क्या बताया, उसमें जो पदार्थ भरते हैं हम लोग ब्रीदर में, वो होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल का कलर भी पूछा जाता है। देखिए, सिलिका जेल जो होता है गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का, लेकिन जब ये खराब हो जाएगा, खराब कब होगा सिलिका जेल? ये नमी को जब बहुत ज़्यादा सोख लेता है तो ये खराब माना जाता है, तो वो क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। फिर इसको हम लोग सुखा करके फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग सिलिका जेल को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे सिलिका जेल हो जाएगा, जो कि नमी को अवशोषित करता है, वो ब्रीदर में होता है। ब्रीदर हमारा ट्रांसफार्मर में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग कैसा होना चाहिए? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग पूछ रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर की कोर आप लोग देखे होंगे क्या होती है, वहीं से चुंबकीय फ्लक्स जाता है। जैसे हमारा कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर है, यहाँ पे जब सप्लाई देते हैं हम लोग तो क्या होता है, यहाँ से फ्लक्स होकर ऐसे जाता है। अब फ्लक्स कहाँ से इजीली पास होगा? जहाँ पे रिलक्टेंस कम होगा। रिलक्टेंस यानी एस का मतलब होता है रिलक्टेंस प्रतिष्ठम्भ जिसको बोलते हैं, क्योंकि रिलक्टेंस क्या करता है? फ्लक्स को रोकने का काम करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि रिलक्टेंस को कम से कम कर दें ताकि फ्लक्स इजीली पास हो, ताकि अच्छे से हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके और ईएमएफ बन सके। तो कहने का मतलब क्या आता है कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग हम लोग सोचते हैं कैसा हो? लो रिलक्टेंस का हो, कम प्रतिष्ठम्भ वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। ट्रांसफार्मर तो ऐसे ही हमारा जो मशीन होती है वो अच्छी मशीन होती है, इसमें लॉसेज कम से कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी होती है जो कि 98% तक होती है। अब भाई क्वेश्चन पर बोल रहा है कि क्या होना चाहिए? आइडियल ट्रांसफार्मर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए?
आदर्श ट्रांसफार्मर में होगा तो उसमें कोई हानि नहीं होगी, बात सही है। जब कोई हानि नहीं होगी तो उसी को तो आदर्श बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी ट्रांसफार्मर में ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेज ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन बोलेगा तो उसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए और चुंबकीय लीकेज भी नहीं होना चाहिए, ताकि लीकेज होगा तो हमारा फ्लक्स कम पहुँचेगा, तो ये भी ना हो, यानी कि चुंबकीय लीकेज नहीं हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है? 2 तरीके का टेस्ट होता है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग करते हैं आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या बोला, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है? कॉपर लॉस यानी कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन और हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है DRDO टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, आप लोग पेपर दे के आएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखते हैं, यानी कि बंद रखते हैं? वो हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? करंट ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं सीटी। सीटी किस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है? वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है सीटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा हम लोग इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज रखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस तरीके का होता है? देखिए 2 ट्रांसफार्मर अभी हमने बताया कि एक होता है सीटी जिसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पीटी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी विभव ट्रांसफार्मर। सीटी स्टेप अप टाइप का होता है और पीटी जो होता है स्टेप डाउन टाइप का होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी किस तरीके का हो जाएगा? स्टेप डाउन टाइप का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि एक मोटर के रोटर की चाल, रोटर की चाल का मतलब रोटर जिस स्पीड पे घूम रहा है उसकी चाल दिया 1414 RPM। अब इसकी तुल्यकालिक चाल दिया हुआ है NS बराबर क्या दिया हुआ? 1500 RPM। पूछा गया कि स्लिप का मान क्या होगा? स्लिप का एक फार्मूला होता है, स्लिप S बराबर होता है NS माइनस N बटे में NS। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे मान को रखिए NS माइनस N, यानी NS का मान दिया हुआ 1500, N का मान दिया हुआ रोटर की स्पीड 1414। यहाँ पे जब हम लोग मान रखेंगे इसके बटे में हो जाएगा NS का मान दिया हुआ कितना? 1500। तो ऊपर हम लोग को क्या मिल जाएगा? 86। ऊपर मिलेगा 86 बटे में 1500। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इसको डिवाइड करिए 15 से भाग दीजिए 86 में। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75, यानी 5 बार जाएगा। आइए डिवाइड करते हैं। देखिए 86/15 मिला, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 15 से भाग देंगे 86 में, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन हम लोग को पास दिए गए हैं तो एग्जैक्ट ऑप्शन निकालने के लिए सॉल्व करना होगा। 15 × 6 = 90 ज़्यादा हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बचेगा 11, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए। 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, 7 5.7 क्या आ रहा है? 5.7। स्लिप का मान क्या आ गया? 5.7%। तो देखिए ऑप्शन में 3%, 5%, 6%, 8% दिया है। अब देखिए 5% इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा है। अब 6% इसलिए लेंगे क्योंकि 5.7 जो है वो पास है किसके? 6% के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो ऑप्शन होते हैं इस तरीके का ऑप्शन भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है उसी को हम लोग सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 4 पोल की 3 फेज की 50 हर्ट्ज से जुड़ी इंडक्शन मोटर, उसमें 5% फुल लोड पर स्लिप है, तो मोटर की फुल लोड पर गति क्या होगी? क्या दिया हुआ? हम लोग को फुल लोड पर मोटर की स्पीड निकालना, उसका फार्मूला होता है N बराबर NS 1 - S, ये फार्मूला होता है। अब देखिए NS क्या हो जाएगा? 120 F/P 1 - S, ये फार्मूला होगा। इसमें मान रखिए 120, F का मान दिया हुआ 50, P बराबर दिया हुआ है कितना पोल की मशीन है? 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। ये हो जाएगा 1 - 5%। देखिए फुल लोड पे स्लिप है, 5% का मतलब होगा 1 - 5/100 करेंगे। अब इसको हल करिए। देखिए 4 × 12, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1500 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1500। और ये हो जाएगा 1 - इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे 0.00
0.5 इतना मिलेगा। अब जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आइए हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। यहाँ से 1 माइनस 0.005 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.95। क्या मिल जाएगा? 0.95, यानी 1500 ये हो गया इंटू 0.95, यही मिलेगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 1500 में 0.95 से मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं। 1500 इंटू 0.95, ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 95 है और 15, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना मिलता है। 50 25 हाथ में आया 2, 5 9 35, 35 और 2 37, 1 5 5, 1 9 9, इसको जोड़ लीजिए। 5 7 5, 12 को 2 हाथ में आया 1, 9 3 12 1, 5 हो जाएगा। 7 5 12, 9 3 12 1 13, 1325, 1325 आ रहा है। ऑप्शन में 1325 नहीं 1425 दिया गया है। देखते हैं। 50 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 9 5 45, अच्छा यहाँ पे 5 9 45 होता है, तो 45 और 2 47 हो जाएगा। अब सही है, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 हाथ में आया 1, 9 4 13 1 14। आप समझ गए होंगे आप लोग, गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 1425 RPM, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है सिर्फ एसी पर, सिर्फ डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। देखिए मूविंग कॉइल वाला जो होता है सिर्फ डीसी पर काम करता है, और मूविंग आयरन वाला क्या होता है, एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मूविंग कॉइल के लिए? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सिर्फ डीसी पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है। अभी हमने क्या बताया, मूविंग कॉइल होता है तो सिर्फ डीसी पे काम करता है, लेकिन मूविंग आयरन है तो ये एसी और डीसी दोनों पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जनरेटिंग स्टेशन में बिजली किस वोल्टेज पर उत्पन्न की जाती है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ हम लोग का आता है जनरेशन, यानी बिजली को उत्पन्न करते हैं। बिजली को उत्पन्न करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब जाकर हम लोग तक बिजली आती है। तो कहने का मतलब ये कि जनरेटिंग स्टेशन में जो बिजली हम लोग उत्पन्न करते हैं वो किस वोल्टेज पर करते हैं? 250 वोल्ट पर, 132 केवी पर, 765 केवी पर, 11 केवी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से 11 केवी पर। हमेशा जनरेशन हम लोग 11 केवी पर ही करते हैं। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे, इससे पहले हम लोग जो क्लास ली उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाई वोल्टेज पर हम लोग अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके बहुत से एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि क्यों नहीं हम लोग 132 केवी या 765 केवी पर डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं बिजली, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो देखिए इसके भी रीज़न है। एक रीज़न ये होता है इंसुलेशन का रीज़न होता है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब कुछ रीज़न होते हैं, इसलिए हम लोग इकोनॉमिकली जो हमारा जनरेशन पाया जाता है वो 11 केवी पर पाया जाता है, इसलिए हम लोग 11 केवी पर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 58। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो होता है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा जो होता है सोलर सेल की तरह काम करता है। तो ये हमारा सिद्धांत जो होता है फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर आधारित होता है। देखिए सोलर एनर्जी सौर सेल जो बनाते हैं उसको किस चीज़ से बनाते हैं? वो हमारा एक अर्धचालक मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, उसी से बनाते हैं। उसमें सिद्धांत कौन सा लगता है सौर ऊर्जा में? फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? पूंजी निवेश का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कौन से प्लांट में ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ता है बनाने के लिए, यानी कि इनिशियल कास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए। यही जो हमारा है डीजल, तापी, सौर ऊर्जा, इन सबसे ज़्यादा हमारा पूंजी किस में लगता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगता है बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण से समस्या से मुक्त रहता है? देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम और हमारा थोरियम ये सब मटेरियल होता है, जिसको हम लोग विखंडन की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे बोला किससे पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा? डीजल से भी हमारा
पॉल्यूशन होता है, जब डीजल जलता है तो राख निकलती है, धुआं, उससे भी पॉल्यूशन हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, इसमें भी कोयला जलाना पड़ता है तो कोयले से भी हमारा प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं। तो जब पानी से बिजली बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, इनमें से किस संयंत्र की परिचालन लागत सबसे कम आती है। परिचालन लागत का मतलब समझ रहे हैं, रनिंग कास्ट, जो अब चल रहा है उसको हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं तो सबसे कम लागत में ऑपरेट हो जाए, बनाने की कास्ट नहीं है, परिचालन लागत की कास्ट है। तो परिचालन लागत की जो कास्ट आती है वो सबसे कम आती है हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र, जल से, जो पानी से बिजली बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब पानी से बिजली बनाएंगे तो पानी तो हमारा इजीली अवेलेबल हो जाता है सस्ते में, कोई पॉन्ड वगैरह बना के सस्ते का फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पानी से बिजली बना लेते हैं सबसे कम कास्ट में। इसका ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। सबसे कीमत में सस्ता यही पड़ता है बनाने में। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के पोल पर उपयोग करने पर स्पान को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं रखना चाहिए। स्पान का मतलब समझ, जैसे ये दो पोल है लकड़ी का, इसके बीच में जो ये दूरी हो गई इसको स्पान बोलेंगे। तो इसको कितने से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इसको 40 से 50 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते अगर हम लोग लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो। आरसीसी का पोल है, स्टील का पोल है, तो उसके लिए हम लोग 100, 100, 150 मीटर की दूरी तक स्पान बना लेते हैं। लेकिन लकड़ी के पोल के लिए 40 से 50 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा रखेंगे तो पोल जो होता है झुक जाएगा, टूट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है। देखिए सेमीकंडक्टर कौन सा प्योर है। जब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में, जब आप लोग वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो नहीं देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नहीं देखें, तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लिए थे, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। देखिए दो शुद्ध अर्धचालक होता है, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। अब इसी में जब हम लोग अशुद्धि मिला देते हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप का मटेरियल बनेगा। और जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप का मटेरियल बनता है। यानी ये पी टाइप और एन टाइप कब मिल रहा है, जब अशुद्धि मिला रहे हैं तब। और ये जो हमारे प्योर हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर हैं। तो यही इसी के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा शुद्ध अर्धचालक है। तो यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, दोनों शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम खंबे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उद्देश्य होता है। देखिए अंतिम खंबा जो होता है, जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन ये चल रही है, अंतिम खंबा, इसके बाद कुछ केबल को हम लोग बढ़ा लेते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, खंबे को झुकने से बचाने के लिए, यही सही हो जाएगा। इसको ले जा करके हम लोग कोई पोल से बांध दे देते हैं कुछ केबल को बढ़ा करके। अंतिम केबल के बाद बढ़ाए गए केबल का उद्देश्य होता है खंबे को झुकने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, उप स्टेशन जिसको बोलते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन का आप लोग नाम सुने होंगे। 11 kV का सब स्टेशन है, 33 kV का, 132 kV का है। तो वहाँ पे आप लोग जब देखे होंगे कभी कि विद्युत स्विच यार्ड जो होता है, वहाँ पे बजरी या पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ज़मीन पे बिछा दिए जाते हैं। क्यों बिछा दिया, इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि तेल के रिसाव से आग लगने से बचाने के लिए। मान लीजिए कि तेल अगर लीकेज होता है ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा मटेरियल होगा, प्लास्टिक या कागज़, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आग लगने की संभावना होगी। उससे बचाने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पत्थर या बजरी बिछा देते हैं। यार्ड की कार्य अवस्था सुधारने के लिए ये भी सही है। स्विच यार्ड में पौधे उगने से रोकने के लिए, वहाँ पे पौधे वगैरह ना उगे, इसलिए हम लोग पत्थर बिछाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक ल्यूमन में कितना वाट होता है। देखिए एक ल्यूमन बराबर होता है, एक ल्यूमन बराबर होता है 0.0016 वाट। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक कैंडल पावर में कितना ल्यूमेन होता है। अब देखिए कैंडल पावर जो होता है हमारा होता है यूटिलाइजेशन में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो होता है कि कैंडल पावर में कितना ल्यूमन होता है, तो एक कैंडल पावर बराबर होता है 12.5625 ल्यूमन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, इसका मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सब सर्किट में अधिकतम कितने बिंदु लिए जा सकते हैं। देखिए दो तरीके का सर्किट होता है वायरिंग सिस्टम में। एक होता है हमारा सब सर्किट जिसको बोलते हैं उप परिपथ, एक होता है पावर सर्किट। कौन सा होता है, पावर सर्किट
जिसको बोलते हैं शक्ति परिपथ। तो देखिए सब सर्किट में जो होता है वो हम लोग मैक्सिमम 10 पॉइंट ले सकते हैं सब सर्किट में, और पावर सर्किट होगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा सर, सब सर्किट में कितने पॉइंट ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10। अब आइए अगले क्वेश्चन नंबर 71 पर पूछा गया कि सब सर्किट में कितने अधिकतम वाटेज लिए जा सकते हैं। अब वाटेज की बात कर रहा है। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, सब सर्किट होता है और पावर सर्किट होता है। सब सर्किट में हम लोग क्या करते हैं 10 पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं, और वाटेज की बात कर लें तो ये होता है 800 वाट। पावर सर्किट में 2 पॉइंट ही ले सकते हैं मैक्सिमम, और वाटेज क्या होता है 3000 वाट। ये सभी पॉइंट याद रखिए। सब सर्किट में अधिकतम वाट कितना हो जाएगा 800 वाट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि 72 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया पावर सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट लिए जा सकते हैं। पावर सर्किट में अभी हमने क्या बताया 2 पॉइंट ही ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया पावर सर्किट में अधिकतम कितने वाट लिए जा सकते हैं। देखिए पावर सर्किट में जो वाटेज रेटिंग होती है वो 3000 वाट तक होती है, जैसा कि अभी हमने बताया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर आप लोग देखे होंगे, इसका मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर से मिलकर बना ट्रांजिस्टर, यानी कि लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हाई वैल्यू की तरफ ट्रांसफर करना, यह काम होता है ट्रांजिस्टर का। तो अब आइए ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रांजिस्टर में इनमें से किसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ट्रांजिस्टर में हम लोग का 3 चीज़ होता है, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो डोपिंग की बात कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा, फिर होती है कलेक्टर की, फिर होती है बेस की। ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी एमीटर की, सबसे कम किसकी बेस की, मीडियम जो डोपिंग होती है वो कलेक्टर की होती है। तो ये पूछा कि ट्रांजिस्टर में इनमें से किसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। डोपिंग का मतलब होता है डोपिंग करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो एमीटर की डोपिंग क्या सबसे ज़्यादा होती है, एमीटर को बोलते हैं उत्सर्जक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से ट्रांजिस्टर में इनमें से किसकी डोपिंग सबसे कम होती है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे कम डोपिंग होती है आधार यानी बेस की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा एरिया इनमें से किसका होता है। देखिए 3 चीज़ जो होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो देखिए क्या होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर में सबसे ज़्यादा एरिया, देखिए इस तरीके से ट्रांजिस्टर बनता है। सबसे ज़्यादा एरिया हम लोग रखते हैं किसका, वो होता है कलेक्टर का। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर। सबसे कम एरिया बेस का होता है, सबसे ज़्यादा कलेक्टर का एरिया होता है, और मीडियम जो एरिया होता है वो होता है एमीटर का। तो एरिया का अगर हम लोग क्रम लिखें, सबसे ज़्यादा एरिया किसका, कलेक्टर का, फिर जो एरिया होता है वो एमीटर का, फिर जो सबसे कम एरिया होता है वो बेस का। तो यहीं पे पूछा गया कि ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, कलेक्टर का। कलेक्टर का एरिया इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर का डिसिपेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कलेक्टर का एरिया ज़्यादा रखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 में यही पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो होता है कलेक्टर, जिसको बोलते हैं संग्राहक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है। देखिए वो हमारा बायसिंग होता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बायस। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है किसी भी मशीन में कॉइल की साइज़ किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए कॉइल की साइज़ जो निर्धारित की जाती है वो हमारा एक पिच होता है जिसको बोलते हैं यील्ड पिच। यील्ड पिच के द्वारा, इसको इस तरीके से लिखते हैं यील्ड पिच, इसी के द्वारा हम लोग कॉइल की साइज़ को निर्धारित करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होता है। देखिए विभक्त कला मोटर आप लोग देखे होंगे, यहाँ से अगर हम लोग सप्लाई देते हैं, ये मान लीजिए सप्लाई दे दिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है 2 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग यहाँ होती है, एक वाइंडिंग यहाँ होती है। इसको विभक्त कर देते हैं 2 भाग में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर क्या होता है, ये जो आरंभिक कुंडली होती है, आरंभिक कुंडली, एक होती है रनिंग कुंडली, एक होती है आरंभिक कुंडली। मान लीजिए हमारी आरंभिक कुंडली जो है उसको कैसा बनाते हैं। देखिए आरंभिक कुंडली को हमेशा हम लोग निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरण का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उच्च प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस कम रखते हैं आरंभिक कुंडली का, रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा रखेंगे, और क्या करेंगे प्रेरण कम रखते हैं। और जो रनिंग कुंडली होती है उसका
प्रतिरोध कम रखते हैं और प्रेरण ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा आरंभिक कुंडली यानी स्टार्टिंग कॉइल, तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और प्रेरण कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 81, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव धारा को बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। अधिकतम रिसाव धारा पूर्ण विद्युत धारा का कितना होता है? तो याद रखिएगा, जैसे पूर्ण विद्युत धारा हमारी जितनी भी हो उसका 1/5000वां भाग जो होता है लीकेज करंट माना जाता है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1/5000। अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 3 फेज और उदासीन यानी न्यूट्रल के तारों का रंग क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं हमारा क्रम होता है RYB। न्यूट्रल का तो ब्लैक होता है। अब बात करते हैं RYB की। देखिए, R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो, B का मतलब ब्लू, यानी कि लाल, पीला और नीला, और लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा? ब्लैक। लाल, पीला, नीला और काला। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में अधिकतम आघूर्ण तब बनता है जब, देखिए इंडक्शन मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर को बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम टार्क कब हम लोग को मिलता है उसकी एक कंडीशन होती है R2 बराबर X2। ये 2 जो लिखा गया है इसका मतलब होगा रोटर की तरफ की बात करा जा रहा है। तो देखिए रोटर की तरफ की जब हम लोग बात करते हैं तो R2 बराबर X2 यानी कि रोटर का ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रोटर का रिएक्टेंस यानी प्रतिघात हो गया। तो रोटर का प्रतिघात और रोटर का रेजिस्टेंस यानी रोटर का प्रतिघात, रोटर का प्रतिरोध दोनों आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो मैक्सिमम टार्क बनता है इंडक्शन मोटर में। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया वो रोटर का प्रतिरोध रोटर के प्रतिघात के बराबर हो तो इंडक्शन मोटर में अधिकतम आघूर्ण बनेगा। अगला क्वेश्चन, किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, गति क्या होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो सप्लाई हम लोग देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जिस स्पीड से घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, उसी को बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी सिंक्रोनस स्पीड की ही बात की जा रही है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? NS बराबर 120F/P। यहीं पे रख दीजिए 120 हो जाएगा। F का मान रख दीजिए कितना, 50 दिया हुआ है। P बराबर 6 पोल की मशीन है, 6 रख दीजिए, 6 दूना 12, 20 हो जाएगा, 20/500 कुल मिला के 1000 RPM मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है? ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर में हमारा ब्रीदर होता है, जैसा कि हमने देखा था। ब्रीदर क्या करता है? बाहर से जाने वाली नमी को रोक लेता है, इसके अंदर सिलिका जेल यूज़ करते हैं। कंजर्वेटर टैंक भी हमारा ट्रांसफार्मर का पार्ट है। कंजर्वेटर टैंक जो होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम लोग लगाते हैं। देखिए कंजर्वेटर टैंक जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर का ही घटक होता है। ये कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है? आधा हम लोग भरते हैं ऑयल। क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ट्रांसफार्मर में तो ऑयल ऊपर उठता है, तो क्या उससे क्या हो गया कि ये आधा भरा होता है तो ऑयल जो ऊपर उठता है इसी में चला जाता है, ट्रांसफार्मर को फटने से बचा लेता है। तो ये सब काम होता है कंजर्वेटर टैंक का। तो कंजर्वेटर टैंक भी ट्रांसफार्मर में होता है, ब्रीदर भी होता है। बुकहोज रिले भी हमारा ट्रांसफार्मर का ही पार्ट्स है, क्योंकि हमारा जो यही एक रिले बुकहोज रिले जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है इनमें से कौन सी हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती? आयरन हानि तो होती है ट्रांसफार्मर के कोर में। कापर हानि भी होती है जो कि वाइंडिंग होती है, तो वहाँ पे कापर लॉस भी होता है। भंवर द्वारा हानि हमारा आयरन लॉस का ही पार्ट होता है, क्योंकि आयरन लॉस हमारा एडी करंट लॉस यानी भंवर द्वारा हानि और हिस्टेरेसिस लॉस क्षैतिज हानि से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये तीनों हानि होती है। घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आप लोग कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं देखे होंगे। जब कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो घर्षण हानि नहीं होगी। और यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लॉसेज हमारे ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता सभी मशीनों से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें लौह हानि नहीं होती है। लौह हानि तो होती है आयरन लॉस। क्योंकि इसमें कापर हानि नहीं होती, नहीं कापर हानि भी होती है। क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस हानि नहीं होती, हिस्टेरेसिस हानि भी होती है। क्योंकि इसमें घर्षण हानि नहीं होती है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी कि इसमें घर्षण हानि फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि कितनी होती है? आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श का मतलब जहाँ भी मिल जाए, आइडियल बोलते हैं इसको। आइडियल तो कुछ होता नहीं,
आइडियल ट्रांसफार्मर या मशीन, कोई भी मशीन हमारी आइडियल होती नहीं है, लेकिन आइडियल बोले तो इसका मतलब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि आइडियल का मतलब कि उसमें ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेज वगैरह नहीं है, यानी कि कोई भी हानि नहीं होगी, 0% हानि होगी, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि आइडियल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन, वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करती है उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, एक हमारी ट्रांसफार्मर होता है, इस तरीके से हमारी वाइंडिंग होती है, यहाँ से सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम लोग टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग को भी इसी में से बना लेते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। यही एक वाइंडिंग जो होती है प्राइमरी का भी काम कर रही है इधर से, इधर सेकेंडरी का भी काम करती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की, कॉपर की, सिलिकॉन की, ढलवा इस्पात या ढलवा लोहे की? देखिए, हम लोग जो डीसी जनरेटर या मोटर की जो बॉडी बनाते हैं, जनरेटर की बॉडी, इसको हम लोग बनाते हैं ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात। यहाँ पे दो ऑप्शन, दो नाम जो दिए गए हैं, ढलवा लोहा भी, ढलवा इस्पात भी है। याद रखिए, ढलवा लोहा को हम लोग छोटी मशीन बनाते हैं, छोटा जनरेटर तो ढलवा लोहा का बॉडी बनाएंगे, लेकिन बड़ी मशीन अगर बड़ा जनरेटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ढलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है? देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फील्ड कॉइल के बारे में। फील्ड की जो कॉइल होती है जिसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को बनाना, उसमें फील्ड कॉइल किसकी बनाते हैं? एल्युमिनियम की, चांदी की, कॉपर की या तो ये लोहे की। लोहे के ऑप्शन नंबर डी में कर दीजिएगा, लोहे की वहीं पे लिखा गया है। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, यहाँ पे लिख लीजिए लोहे की। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है? हम लोग जानते हैं वो कॉपर यानी तांबे की बनाते हैं, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा, बैटरी में एक कॉन्सेप्ट होता है ECE का। ECE को बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका फार्मूला लिख लीजिए, C बराबर कैपेसिटेंस, C बराबर होता है ε0 εr A/d। ये फार्मूला होता है। D हमारा डिस्टेंस है, यानी C क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपेसिटेंस के। तो D को क्या कर रहा है? दूरी को आधा कर रहा है, इसको घटा के 1/2 करिएगा, ये बढ़ के 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस का मान 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना किया जाए, तार की लंबाई को 2 गुना किया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? R बराबर क्या होता है? ρl/A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? L यानी लंबाई के। लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ेगा। तो लंबाई 2 गुना कर रहा है तो यहाँ पे प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, दो कंडीशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली बोल देता है कि तार का जो प्रतिरोध है क्या होगा जब लंबाई 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए। एक क्वेश्चन ये पूछता है प्रतिरोध में कि जब खींच कर तार की लंबाई को बढ़ाया जाए। देखिए, खींच कर लिखा हुआ है, खींच कर। तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला होता है R न्यू बराबर होता है N² हो जाता है R ओल्ड के, यानी पुराना प्रतिरोध का N² गुना। अब कितना गुना कर रहा है? 4 गुना। तो N बराबर 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे R ओल्ड दिया हुआ है 10 ओम, तो यह क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणते 10 यानी कि 160 ओम मिल जाएगा नया प्रतिरोध, 160 ओम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का कार्य निम्न के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। डीसी जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि जब शाफ्ट पे हम लोग हैंडल लगा घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो अंदर आर्मेचर होता है, आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार वहाँ पे ईएमएफ मिल जाता है। ईएमएफ मिल गया यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, तो कुल मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग गौर किए होंगे, यहाँ पे आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा यानी कि कंडक्टर मूव करेगा, कंडक्टर मूव करे जहाँ पर, और वहाँ पे हमारा ईएमएफ जो मिलेगा वो होता है रोटेटिंग नेचर का, यानी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है। तो डीसी जनरेटर के कार्य निम्न के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है, वो हो जाएगा गतिशीलता प्रेरित ईएमएफ यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में अगर आप लोग देखे होंगे वहाँ पे कॉइल घूमती नहीं है, वो जो कोर पर हमारे वाइंडिंग होती है वो घूमती तो है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसी सप्लाई देते हैं वहाँ पर, तो क्या होता है उसको कट करता है कंडक्टर को, वहाँ भी ईएमएफ मिलता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में स्टैटिक ईएमएफ होता है, स्टैटिक यानी स्थितिक रूप से ईएमएफ होता है। यहाँ पे जनरेटर में क्या होता है? गतिशील रूप से ईएमएफ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
97 डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का क्या कार्य होता है। देखिए दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कहीं भी फील्ड वाइंडिंग की बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा, फील्ड वाइंडिंग का काम हमेशा होता है मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना फील्ड वाइंडिंग का काम है। आर्मेचर वाइंडिंग की कहीं भी बात करें, याद रखिएगा आर्मेचर में हमेशा ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहीं भी लगे, या तो स्टेटर पर उसको लगाएं या तो रोटर पर लगाएं, लेकिन उसमें ईएमएफ ही बनेगा। और फील्ड वाइंडिंग क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी, जिसका ऑप्शन नंबर 20 है, जो चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 98, किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक आप लोग देखे होंगे, एक चुंबक मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके कितने ध्रुव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो ध्रुव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया, एसी सर्किट में यदि वोल्टेज और करंट के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो विद्युत शक्ति कितनी होगी। देखिए एसी सर्किट में वोल्टेज है हमारा, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। मान लीजिए इस तरीके से हमारा वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। देखिए करंट लैग कर रही है यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट और बता दें, ये वोल्टेज है, ये करंट है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। और जब हमारा वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे करंट चल जाए तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर का केस। अब वोल्टेज के साथ जब सेम फेज में होता है करंट तो उसको बोलते हैं हम लोग प्योर रजिस्टर का केस। अब आइए क्वेश्चन पर, एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर कितना, 90 डिग्री है, तो हम लोग को बताना है विद्युत शक्ति कितनी होगी। आइए P बराबर होता है VI cos फाई, ये फार्मूला लगा लीजिए। अब देखिए cos फाई की जगह आप लोग क्या रखेंगे, cos फाई बराबर क्या रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि दिया गया 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0, कुल मिला के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए डीसी परिपथ में क्या होता है, हमारा मान लीजिए वोल्टेज है और यहीं पे करंट भी होगी इसी पर, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री होता है। जब 0 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया तो भाई शक्ति गुणांक को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को लिखते हैं cos फाई। यहाँ पे रखिए कितना रखिएगा फाई का मान 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो डीसी सर्किट में, डीसी परिपथ में हमेशा शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप लोग DRDO का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आप लोग देखेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग से ये है कि डीसी क्वेश्चन ये कि 50 ओम का 5 प्रतिरोध है, उसको समांतर में जोड़ दिया गया है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1/10 ओम। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।